बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कप्तान आज फिर सुर्खरू हुए हैं और वो ये वारदाती टोला जो है ये नाकाम हुआ है, लेकिन अब इन्होंने एक नई चाल चली है, एक खबर आई है, वो उस पर भी आपसे बात करते हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, जो सहाफती गिद्ध हैं वो फिर अपने पर और चूंचे खोले हुए जो है वो मुर्दार खाने के लिए जैसे गिद्ध आते हैं, ये आज ऐसे आए हैं। इस्लामाबाद जब पेश हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो उनके साथ बदतमीजी की एक सहाफ़ी हैं, वो क्या बात हुई उस पर भी आपसे बात करते हैं। उसके साथ साथ एक शोशा छोड़ा गया था इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने के हवाले से, तो उसके गुब्बारे में हवा जो है वो अभी भरी जा रही थी कि वो गुब्बारे ही फट गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया, उस पर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको भी मुंह की खानी पड़ी है, जो निगरान वजीर आला हैं पंजाब के, और वो क्यों मुंह की खानी पड़ी है उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहली बात नाजरीन करते हैं कि आज इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में और मुख्तलिफ कोर्ट्स में खान साहब जो हैं वो पेश हुए हैं। एक केस था उनका खातून जज को धमकी केस, जिसमें जेबा चौधरी को मुबैना तौर पर धमकी दी गई थी, हालांकि वो कोई धमकी थी नहीं। तो इसी तरह तोशा खाना फौजदारी केस जो है उसमें भी इमरान खान साहब आज पेश हुए। उसकी तकरीबन 33 समातें हो चुकी हैं अब तक, और उसमें इमरान खान साहब जो है वो पहली दफ़ा 9 जनवरी को उनकी पहली पेशी थी, लेकिन आज उसको इमरान खान साहब उसमें पेश हुए हैं। और उसके साथ साथ नाजरीन, एक वकील साहब का मर्डर हुआ था कोयटा में, और उस वकील साहब के जो मर्डर में भी इमरान खान साहब का नाम जो है वो इमाम में शामिल किया गया था कि ये कत्ल जो है उनकी इमाम पर हुआ है। तो आज उसमें भी पेश हुए हैं। तो उसमें जो है वो क्योंकि खान साहब के ज़रूरी था कि वो पेश होते, और जो फाजिल जज साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि जी उनका सरेंडर करना ज़रूरी है, तो आज खैर वो पेश हुए हैं। तो फिर उसमें जेआईटी के मुतल्लिक कहा गया, बलूचिस्तान हुकूमत के जो वकील पेश हुए हैं, कि जी इसमें जेआईटी जो है उसमें इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। वो जेआईटी को बजाते खुद क्योंकि इमरान खान साहब ने चैलेंज किया हुआ है, तो फिर जज साहब ने कहा कि जब जेआईटी का वजूद चैलेंज किया हुआ है तो फिर इमरान खान साहब जो है वो कैसे पेश होते हैं, कैसे पेश हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन, आज एक और भी खबर आई है, और वो खबर ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारे केसेस जो हैं वो बनाए गए, और फिर ये फैसला किया गया कि पूरे पंजाब में जहां जहां तोड़ फोड़ हुई है वहां इमरान खान साहब जो है उनका नाम बतौर मुलजिम शामिल किया जाएगा कि ये सब कुछ उनकी माँ पे हुआ है। और वो जो पिछली जेआईटी उसमें बनी थी, या जो जितने भी तफ्तीशी ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी तफ्तीश में इमरान खान साहब को बहरहाल गुनाहगार करार दिया था कि जी ये जो मुकदमा है इस मुकदमे में ये सही गुनाहगार हैं। तो अब हुआ ये कि 9 मई को जिना हाउस और दीगर हसास तनसीबात को के जलाओ घेराव में केस की दोबारा तफ्तीश के लिए एक नई जेआईटी जो है वो तश्कील दी गई है। वो 5 रुकनी जेआईटी है, और खबर ये है कि जी उसके सरबराह डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर साहब होंगे, और उसके मेंबरान में एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन लाहौर डॉक्टर रजा तनवीर, एसपी एवीएल एस लाहौर राना जाहिद परवेज, एएसपी तैमूर खान, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर सरवर। और ये जेआईटी जो है दोबारा से तफ्तीश करेगी, यानी ये जेआईटी दोबारा से इमरान खान साहब को गुनाहगार डिक्लेयर करेगी अपनी इन्वेस्टिगेशन में, अपनी तफ्तीश में। और फिर अदालत में ये कहा जाएगा कि चूंकि 2 कंसेक्टिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, लिहाजा उनकी बेल खारिज करवाई जाएगी या उनको किसी केस में सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब इन अकल के अंधों को ये पता नहीं है। पहली तो बात यह है कि पुलिस की जो तफ्तीश है, कोर्ट्स पाबंद नहीं है उस तफ्तीश को मानने की, ये कानून कहता है। पुलिस का काम ये होता है कि वो मुकदमे में कोई अगर जुर्म हुआ है तो उसके शवाहिद इकट्ठे करती है, एविडेंस इकट्ठी करती है, एविडेंस इकट्ठी करने के बाद अपनी राय के साथ वो चालान अदालत में जमा करा देती है। अदालत फिर गवाहों को तलब करने के बाद जब उनकी शहादत होती है, फिर उसके बाद जायजा लेती है शहादत की रोशनी में, और वो जो दीगर जो भी दस्तावेजात हो, मवाद हो फाइल के अंदर, उसको देखने के बाद ये फैसला करती है कि क्या ये शख्स इस जुर्म में इन्वॉल्व है या नहीं। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब को जब ये पाकिस्तान में और खसूसन पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ये जराव घेराव के वाकयात हुए हैं,
तो उस वक्त इमरान खान साहब जो थे वो अंडर कस्टडी थे। तो एक अंडर कस्टडी शख्स जो है उसका कोई भी ऐसा ऑडियो या वीडियो पैगाम, बयान, कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट अब तक ये जीआई नाम नेहाद जीआईटी और ये पुराने रिवायती रपट नवीस किस्म के जो पुलिस ऑफिसर हैं ये अब तक सामने नहीं लेके आए जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा हो कि आप उठें और जाएं, जाके फलां बिल्डिंग को जला दें, फलां जगह का घेराव कर लें और फलां जगह आग लगा दें। तो ऐसी कोई शहादत जो है वो अभी तक इमरान खान साहब के खिलाफ ये जीआईटीवी और तमाम केसेस में पुलिस जो है वो पेश करने में नाकाम रही है। और इमरान खान साहब ने आज तक कभी हाँ इतना जरूर कहते हैं कि जी आप अपने हक के लिए खड़े हों और ये गुलामी के तौक जो है ये उतारने होंगे, ये खौफ का बुत तोड़ना होगा, और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी इस चीज की तायद करता हूँ और बल्कि मैं सेकंड करता हूँ एक एक लफ्ज जो इस हवाले से इमरान खान साहब कहते हैं कि कौम को अपना हक लेने के लिए उठ के खड़ा होना होगा और जब तक ये कौम उठ के खड़ी नहीं होगी तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। तो आज फिर जो केसेस थे, चूंकि वो वकील साहब वाला मर्डर का जो केस था उसमें भी ये था कि वकील साहब कत्ल हो रहे हैं कोयटा में, तो इमरान खान साहब पर एलिगेशन उस एफआईआर में ये कि ये इनके इमा पर कत्ल हुआ है। अब वो पहली तो चीज ये है कि मेरे जो 17-18 साल का जो मेरा वकालत का तजुर्बा है और जो कुछ मैंने अपने असातिज़ा से सीखा और जो कुछ मैंने कानून को पढ़ा है, समझा है, सबसे ज्यादा मुश्किल अगर कोई केस होता है तो वो इमा वाला केस होता है। यानी इमा को साबित करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब कोई ऐसी शहादत अभी तक प्रोसिक्यूशन उस केस में सामने लेके आने से कासिर रही है जिसमें कहीं ये साबित होता हो कि इमरान खान साहब ने इस कत्ल की जो है वो साजिश की है। इसमें कोई दूसरी वो बात नहीं है कि वो यकीनन इमरान खान साहब के खिलाफ पेटिशनर थे। इमरान खान साहब के खिलाफ तो और भी बहुत सारे लोग पेटिशनर हैं। तो एक ऐसा शख्स जो खुद पर अपने कातलाना हमले की एफआईआर इस सूबे में जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत है वहां दर्ज नहीं करा सका, तो यहाँ पंजाब में बैठ के कोयटा में वो किसी को क्या कत्ल करा सकते हैं। और वैसे भी इमरान खान साहब जो है हमेशा उन्होंने अदम तशद्दुद की बात की है, वो तशद्दुद, घेराव, जलाओ और इस किस्म के वो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। और उसके ये जो आज फिर एक और केस था खातून जज वाला, तो उसमें भी ये कहा गया कि जी जो पेशी है वो आप ले लें, लेकिन जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप बेशक इसकी समाअत करें, हमें कोई एतराज नहीं है। तो लेकिन वो उसमें फिर पीटीआई की जानिब के जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से उनके वकील इंतजार पंजोता साहब अदालत में पेश हुए, तो उन्होंने पहले तो हाजिरी लगाने की इस्तदा की गई, जी खान साहब आए हैं, लेकिन सिक्योरिटी इशूज की वजह से यहाँ उन्होंने कहा कि जी नहीं, जो जज थे मलिक अमान साहब, उन्होंने कहा जी नहीं, उनको पेश होना होगा, हम बैठे हैं, आप उनको पेश करें। तो फिर खान साहब जो है वो पेश हुए। तो कल या परसों केस की समाअत कर ली, खान साहब के वकील ने कहा, लेकिन जज साहब ने कहा कि जी छुट्टियों के बाद केस की समाअत के लिए रख लेते हैं, इसको सितंबर की कोई तारीख मशवरा करके बता दे। चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी लगाकर फिर उनको जाने की इजाजत भी दे दी गई। अच्छा, लेकिन इसमें सब कुछ जो है वो बड़ा वो था, यानी रूटीन से हट के था। कोर्ट में अमूमन आम तौर पर ऐसी जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं होती, लेकिन आज जो एक बड़ी मैं समझता हूँ अफसोसनाक वाकया हुआ है। असदुल्ला खान साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट कहा है कि जी इंतजार पंजोता साहब जो थे उन्होंने कोर्ट में कहा है कि हमें कागजात नहीं दिखाए जा रहे, क्या ऐसे समाज चलेगी? अब ये सवाल किया उन्होंने जज साहब से। तो जज जो हुमायूं दिलावर साहब थे उन्होंने कहा कि जी शट अप। अब ये एक जज कह रहे हैं वकील को शट अप, तो फिर इंतजार पंजोता साहब जो है जवाबन आगे से उन्होंने फिर ये कहा कि जी यू शट अप। और फिर उसके बाद कमरे अदालत में जो है वो शदीद किस्म की नारेबाजी भी हुई। अब ये मैं चूंकि ये असदुल्ला खान साहब के ट्वीट के हवाले से ये बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। वो तोशाखाना केस जिसमें बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज गाड़ियां ली गई हैं, वो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन घड़ी लेने वाला और उस घड़ी के पैसे जमा करा के घड़ी लेने वाले के खिलाफ केस जो है वो डे बाई डे चल रहा है। जज साहब जो है उनको पता नहीं क्या जल्दी है इस केस का फैसला करने की, और उसके साथ साथ फिर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से इमरान खान साहब की जो पिटीशन है वो जजेस मौजूद होने के बावजूद अभी तक उसका जो है वो फैसला नहीं किया जा रहा, उसको हेयरिंग के लिए फिक्स नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि खान साहब के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वो पहले अदम एतमाद कर चुके हैं। उसके साथ साथ नाजरीन आज एक और वाकया हुआ, वो ये कि किसी शख्स ने पानी की बोतल जो है
وہ خان صاحب جب جا رہے تھے کورٹ میں داخل ہونے کے لیے، تو اوپر سے کسی نے پانی کی بوتل ان کی طرف اچھالی، اور اس بوتل اچھالنے کی وجہ سے وہ بوتل خیر خان صاحب کو نہ لگی، لیکن بہرحال ایک سیکیورٹی جو ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان یقیناً پیدا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی میری جو زندگی ہے اس کو خطرہ ہے، اور جہاں اس قسم کے واقعات مطلب ہے ان کی سیکیورٹی اتنی دی گئی تھی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بوتل اچھال سکتا ہے، اب جو بوتل اچھال سکتا ہے اس کی جگہ کچھ اور اگر ہو تو وہ بھی ظاہر ہے اچھالا جا سکتا ہے، تو اس پہ پھر جو ہے وہ ایک صحافی ہیں سیف امان صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی عمران خان کو کسی نے جوتا مار دیا، تو اس پہ پھر جو سلیم صافی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی وہ کلمہ شکر ادا کر رہے ہیں اور ایک قسم کی خوشی جو ہے وہ ان کے انگ انگ سے جھلک رہی ہے۔ سلیم صافی صاحب جو ہیں میں ویسے ذاتی طور پر بڑا ان کا احترام کرتا تھا، لیکن بغض عمران میں وہ صحافتی روایات اور اخلاقیات جو ہیں وہ اس کو بھی شاید بھول گئے ہیں، ان کے اندر کا جو بغض عمران ہے وہ مطلب ہے بات بات پر ان سے ان کے منہ سے باہر آ جاتا ہے، تو ایک صحافی اور جو ماشاءاللہ جو متشرع بھی ہیں جن کے چہرے پر داڑھی بھی ہے، وہ بیٹھ کر ایک اس قسم کے گھٹیا غلیظ اور گھنونے کام پر بیٹھ کے وہ آگے سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور اللہ اکبر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ایک طیب بلوچ صاحب ہیں، کوئی صحافی ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے بدتمیزی کی اور انہیں کہا کہ جی جو ہے وہ آپ بڑے ڈھیٹ ہیں، اور اب اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، تو پھر وہ متی اللہ جان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بازو سے پکڑا ان کو، اور بازو سے پکڑ کے پھر جو ہے ان کو انہوں نے پیچھے کیا اور کہا کہ پھر ان کی سرزنش بھی کی اس حوالے سے نا، تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو طیب بلوچ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی شرمندگی ہوتی ہے، اب ان سے کو پوچھے کہ جی شرمندگی پتہ نہیں کس بات پر ہونی چاہیے، شرمندگی صحافیوں کو ہونی چاہیے، عمران خان صاحب سے تو آپ نے پوچھا کہ جی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن کسی صحافی کو یہ جرت نہیں ہوئی وہاں کہ جو مریم اورنگزیب ہیں یا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر لوگ ہیں ان سے عمران ریاض کی بابت پوچھ لیں، یہ جو 7.5 روپے یونٹ بڑھا کے عوام پر ایٹم بم گرا دیا گیا اس کے بارے میں کوئی بات کر لیتے، یہاں آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی جو آپ کی صحافتی ڈیوٹی ہے، لیکن عمران خان صاحب پر تنقید کرنے کے لیے بنیادی طور پر چونکہ اب یہ کھابا پروگرام چل رہا ہے، ایوان وزیر اعظم میں بوفے ڈنر ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مراعات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، تو اس لیے وہ عمران خان صاحب کا ایک جو امیج ہے اس کو زائل کرنے کی یہ انتہائی بھونڈی اور غلیظ حرکتیں جو ہیں یہ حکومتی سطح پر جاری ہیں، اور کچھ صحافی جو ہے وہ باقاعدہ اس کے لیے انگیج کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین مسلم لیگ نون نے ایک شوشہ چھوڑا تھا نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا، اسحاق ڈار مطلب ہے وہ شخص ہے جس پر منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات کے تحت پاکستان میں کیس چلا، اس کیس میں اس کو پروکلیم ڈیفینڈر ڈکلیئر کیا گیا، ان کی پراپرٹی جو ہے ان کو بھی پراپرٹی کو بھی کرک کر لیا گیا، لیکن یہاں سے پاکستان ایئر فورس کا طیارہ جاتا ہے اور پھر ان کو بڑے کر و فر اور پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا ہے اور لا کے اس ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا جاتا ہے، اور وزیر خزانہ بننے کے بعد انہوں نے معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس حوالے سے چونکہ شوشہ چھوڑا گیا تھا تو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی ریزرویشن تھی اس حوالے سے، فیصل کریم کندی صاحب نے، شیری رحمان نے، اور انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی اس کو ڈینائی کیا کہ جی ہمارے سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی اور ہم نام دیں گے اپنی طرف سے، ہم کوئی ایسا جو ہے وہ نہیں مانتے جو یہ جو یک طرفہ کسی کا ایسا کسی کی نامزدگی جو ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس وقت پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے جس محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ چونکہ بڑے اپنے عہدے کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا ہے اور جس مقصد کے لیے ان کو لایا گیا تھا اس کو پورا کرنے کی انہوں نے اپنے طور پر بڑی کوشش کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جتنا ظلم یہ کر سکتے تھے تو انہوں نے وہ ظلم کیا ہے، تو اس کے وہ چونکہ ظلم کیا گیا پولیس کے ذریعے انتظامیہ کے ذریعے تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ جی اب ان کو بھی کوئی نوازا جائے، تو 2 ارب 33 کروڑ روپے کی گاڑیاں جو ہیں وہ پنجاب میں ڈی سیز کو اور دیگر انتظامی جو آفیسر تھے ان کو دینے کا فیصلہ کیا، لیکن الحمدللہ وہ کسی شخص نے چیلنج کیا اور وہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ویسے بھی جو محسن نقوی صاحب ہے شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ
اس صوبے کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، آپ وہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتے جو ایک منتخب وزیر اعلیٰ استعمال کرتا ہے۔ یہ 2 ارب 33 کروڑ روپے کی گاڑیاں آپ اپنی جیب سے لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیانڈ دی جورسڈکشن جا کے کوئی قدم اٹھائیں گے تو پھر اس کے لیے بہرحال آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا ہائی کورٹ نے اس کو اس میں نوٹسز بھی کر دی ہیں، اور وہ کیس جو ہے باقاعدہ سماعت کے لیے فکس ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔